हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो एवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आप पढ़ रहे थे, जैव विकास। इससे पहले हमने आपको ऑरिजिन ऑफ लाइफ बता दिया, जो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरीज जो है आपने देखा कि एबायोजेनेसिस थ्योरी थी, फिर बायोजेनेसिस थ्योरी आई, फिर कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी आई, फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी आई, फिर पैनजेनेसिस थ्योरी आई। बाद में जो थ्योरी आई वो केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है ना, ए.आई. ओपेरन ने दी थी, रशियन साइंटिस्ट थे, विद द हेल्प ऑफ द किससे, हेल्डन के साथ। तो उन्हें ओपेरन और हेल्डन थ्योरी नाम दिया। और स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया दैट इज़ द वेरी वेरी एक्यूरेट साइंटिफिक थ्योरी थी। उसी के बेस्ड पर जो है हमने देखा कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बाद किस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ द मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द सिंपलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सरल एक कोश की जीवों से जटिल बहुकोश की जीवों का लाखों करोड़ों वर्षों में धीमे धीमे होने वाला जो विकास है, डेवलपमेंट है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हमने यहाँ पर एविडेंसेस पढ़ने थे, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जो ये शो करते हैं कि हाँ, इन्वायरमेंट में या नेचर में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पर होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं या होमोलॉगी उसको कहते हैं, ठीक है। फिर एनालॉगी भी है, ये सबको डिटेल में पढ़ाएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बाद आपने देखा कनेक्टिंग लिंक्स हैं, कनेक्टिंग लिंक्स के बाद हमारे यहाँ पर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर इसके बाद कौन सा है यहाँ पर, एटाविज्म ले लें, एटाविज्म ये एक प्रमाण है। फिर यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर इसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। इंपॉर्टेंट एविडेंस ये हैं जो शो करते हैं कि हाँ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। हम सिस्टमेटिक एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं यहाँ पर होमोलॉगी में। तो होमोलॉगी में जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, होमोलॉगी इज द सिमिलरिटी ऑफ द होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम आते हैं होमोलॉगी या होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स है क्या है होमोलॉगस ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स, ठीक है, सेम इन ओरिजिन, इनकी ओरिजिन क्या है, सेम है या सिमिलर है, ठीक, बट डिफरेंट इन फंक्शन। उनका जो फंक्शन है, कार्य है, वो अलग अलग है। ऐसे ऑर्गन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं, हिंदी में समजात अंग कहते हैं। और ऐसी सिमिलरिटी एंड देयर सिमिलरिटी, इस तरह की जो सिमिलरिटी है इज नोन एज होमोलॉगी, उसको होमोलॉगी कहते हैं। समजातता, क्या कहते हैं, समजातता। और ये कौन से अंग हैं, ये समजात अंग। समजात में होता उत्पत्ति, तो इनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। तो आप सोचें कि ऐसे कौन कौन से अंग हो सकते हैं जिसमें उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। यहाँ पर तो आप देखिए, यहाँ पर जो माउथ पार्ट्स हैं, माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। इसके जो माउथ पार्ट हैं हाउस फ्लाई के, वो स्पंजिंग हैं, स्पंज की तरह लिक्विड को सोख लेता है, सेमी सॉलिड को। और इसकी कैसी है, इसके माउथ जो पार्ट्स हैं वो पियर्सिंग हैं एंड सकिंग है। पहले हमारी स्किन में छेद करता है और फिर क्या करता है, उसको सक कर लेता है। तो ये इनकी ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। और ऐसे ऑर्गन्स बताइए, आप देखिए
हम लोग भी पहले टेट्रापोडा में हैं, 4 पैर पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग बाइपीडल हो गए, 2 पैर से चलने लगे। तो जो टेट्रापोडा में एनिमल से, मान लीजिए हॉर्स को देख लीजिए, तो घोड़े के जो आगे के पैर हैं और मनुष्य के हाथ हैं, दोनों की उत्पत्ति समान है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है, कार्य अलग है। हमारे हाथ जो है वस्तुओं को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड हो गए हैं, और घोड़े के पैर अभी भी यहाँ पर किस लिए हैं, यहाँ पर दौड़ने के लिए हैं। तो ये जो एवोल्यूशंस हैं, तो इसी तरह से आप जो है देख सकते हैं विंग्स ऑफ बैट एंड चमगादड़ के पंख देख लीजिए, और आर्म्स ऑफ मंकी। चमगादड़ के पंख हैं और मंकी के क्या हैं, आर्म्स हैं। ये भी यहाँ पर क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। और फ्लिपर्स देख लीजिए व्हेल के, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड पेडल्स ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन के पेडल, पेंगुइन आप जानते हैं ना, एंटार्क्टिका में पाई जाती है। तो पेंगुइन के आप यहाँ पेडल्स देख लीजिए, या व्हेल के फ्लिपर्स देख लीजिए, ये मेरे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा आप गिल्स देख लीजिए, यहाँ पर फिशेस के गिल्स देख लीजिए, गिल्स ऑफ फिशेस एंड लंग्स ऑफ रैबिट ले लीजिए, कोई और मैमल लीजिए, ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक ऑर्गन होता है, आपने सुना होगा एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल और थायराइड, तो एंडोस्टाइल ऑफ एम्फियोक्सस, एंडोस्टाइल ऑफ एम्फियोक्सस एंड थायराइड ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में जो थायराइड ग्लैंड होती है, या जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें माउथ पार्ट्स देख लीजिए, गिल्स की स्टडी देख लीजिए, फ्लिपर्स की वेल देख लीजिए, विंग्स ऑफ बैट देख लीजिए, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, और ये होमोलोगस ऑर्गन्स ये शो करते हैं कि सेम जर्म लेयर से डेवलप हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सोस्केलेटन डेवलप्स फ्रॉम जर्म लेयर्स। कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हो रहा है, ये एक्टोडर्म से। अब मॉडिफाइड हो गए एंड मॉडिफाइड इनटू अब किसी में हूफ में डेवलप कर गए हैं, किसी में नेल में डेवलप कर गए हैं, किसी में हॉर्न में डेवलप कर गए हैं, ठीक है। कि किसी में क्या कर गए हैं, आउटर के उसमें जो हमारी बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स में जो विंग्स के ऊपर लगे होते हैं क्या कहते हैं, प्लूमूल्स कहते हैं, उसमें डेवलप हो गए हैं, ठीक है। कहीं हेयर्स में डेवलप हो गए हैं। ये सब मॉडिफिकेशन, दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन्स एज वेल एज ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं दे शो द एडाप्टिव रेडिएशन। क्या करते हैं ये, दे शो एडाप्टिव रेडिएशन। या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलॉगी होती है, उसमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पाया जाता है। और जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है यहाँ पर, वो यहाँ पर किस लिए, डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ होता है। तो मैमल्स आर एडाप्टेड फॉर डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। जैसे यहाँ पर यूथेरियन ले लीजिए, अब अर्बोरियल हो सकता है, ठीक है, एम्फीबियस हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कैसा हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, फॉसोरियल हो सकता है, कर्सोरियल हो सकता है, वॉलेंट हो सकता है। ये सब मोड ऑफ लाइफ है। तो अर्बोरियल में एग्जाम्पल आप जानते हैं कौन आ जाएगा, मंकी आ जाएगा, वृक्ष में रहने वाले।
एम्फीबियस जल और थल दोनों में सकते हैं, यहाँ पर सील हो जाती है। एक्वाटिक में आपकी व्हेल हो जाएगी, सब एम्फीबिया यूथेरियन है, मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स। फासोरियल में रैट हो जाएगा, जमीन के अंदर घुस जाता है। कर्सोरियल में जो लैंड में बहुत तेज दौड़ सकते हैं वो उसमें हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। वोलेंट में बैट चमगादड़ हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। एडाप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं, किसमें पाया जाता है, होमोलॉगस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स के बाद हम आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। समजात अंग के बाद समवृद्धि अंग, दीज आर द एनालॉगस ऑर्गन्स। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर वृत्ति अंग, ठीक है। फंक्शन सेम है, तो एनालॉगस में एना माने होता है यहाँ पर फंक्शन और लॉगस माने होता है यहाँ पर सेम। तो ऐसे ऑर्गन जिनका क्या हो, सेम फंक्शन हो, ऑर्गन्स विद सिमिलर फंक्शन। वहां पर फंक्शन क्या था, अलग था, एंड डिफरेंट इन ओरिजिन, ओरिजिन में अलग और फंक्शन में सेम होने वाले ऑर्गन एनालॉगस कहलाते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं, समरूप अंग, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, कार्य समान होना चाहिए। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, पक्षी के पंख और कीटों के पंख, ये किसके बने हैं, स्किन मॉडिफिकेशन से, त्वचा के रूपांतरण हैं, किसके, इंसेक्ट के पंख। और जो विंग्स है वो किसके हैं, आगे के पैर, ये क्या है, ये वास्तव में लेग्स हैं, ठीक है, जो 4 लेग्स होते हैं। तो अब ये पंख जो बने हैं इंसेक्ट और बर्ड्स में, दोनों में पंख का कार्य एक ही है, उड़ने का, लेकिन दोनों की ओरिजिन क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे इनको क्या कहा गया, एनालॉगस ऑर्गन्स कहा गया। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा एंड किडनी ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की किडनी देख लीजिए, परासरण नियंत्रण का कार्य है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अमीबा में चलने के लिए जो पाए जाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स, उन्हें क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, पादाभ, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा एंड लेग्स ऑफ एनिमल्स। जंतुओं में जो पैर हैं वही काम अमीबा में स्यूडोपोडिया का है। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पर जो फूड वैक्यूल पाया जाता है, किसमें, फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम एंड एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स और रैबिट ले लीजिए, पूरी आहार नाल में जो काम होता है वही काम यहाँ पर किसका हो रहा है, फूड वैक्यूल्स के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा पोटैटो, स्वीट पोटैटो में देख लीजिए आप, ठीक है, क्या है यहाँ पर, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, अंतर आपको पता है ना। हाँ, पोटैटो क्या है यहाँ पर, स्टेम का रूपांतरण है, बर्ड्स पाई जाती हैं, जमीन के अंदर जरूर रहता है, हाँ, इसलिए, लेकिन यहाँ पर फंक्शन सेम है, दोनों का काम है फूड स्टोरेज, हमको फूड स्टोरेज मतलब है। तो जितने भी एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, दे शो द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, वो डाइवर्जेंट शो नहीं करते हैं, दे शो द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब हम एनालॉगस ऑर्गन्स के बाद आते हैं किसमें, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हिंदी में कहते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स में फुल्ली डेवलप्ड और फंक्शनल थे,
ठीक है, क्या कहेंगे वेस्टीजियल ऑर्गन्स को यहाँ पर? द ऑर्गन्स which developed, which was functional and fully developed in ancestors, जो पूर्वजों में फुल्ली डेवलप्ड थे और फंक्शनल थे, बट बिकम फंक्शनलेस नाउअडेज। अब के समय में वो फंक्शनलेस हो गए हैं। ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं, अवशेषी अंग। और ये जो अवशेषी अंग हैं ये इस बात के प्रमाण हैं, एविडेंस हैं कि हमारा डेवलपमेंट ऐसे ही इंडिविजुअल से हुआ है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, बॉडी हेयर्स, मनुष्य के शरीर में यहाँ पर जो बॉडी हेयर्स हैं ऑफ मैमल्स, ठीक है, स्तनधारी में, या बॉडी हेयर्स ऑफ ह्यूमन देख लीजिए सीधे सीधे से। हमारे शरीर में जो हेयर्स हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। अभी भी बहुत सारे एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं हैं। मनुष्य चूँकि धीमे धीमे क्लॉथिंग कपड़े पहनने लगा है, शेल्टर उसने अपने डेवलप कर लिए हैं, इसलिए जो बॉडी हेयर्स का फंक्शन था प्रोटेक्शन का, वो काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉडी हेयर्स से नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑर्गन है प्लीका सेमिनुलेरिस। आँख में यहाँ पर एक छोटा सा रेड स्पॉट होता है, उसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये हमारे एंसेस्टर्स जो पहले एक्वाटिक थे उनमें पाया जाता था, और अभी भी फ्रॉग वगैरह में तैरते समय पूरी आई को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। ये ऑर्गन हमारे में अब एक केवल रेड स्पॉट के रूप में पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। अब क्या हो गया? वेस्टिजियल हो गया, हमारे किसी काम का नहीं रह गया। इसी तरह से यहाँ पर जो ईयर मसल्स होती हैं, ईयर मसल्स, उन्हें ऑरिकुलर मसल्स भी कहते हैं। ऑरिकुलर मसल्स इन पिन्ना, हमारा जो ये बाह्य कान का ये वाला जो भाग है, इसमें जो ईयर मसल्स होती हैं वो मूवेबल थी। अभी भी हाथी वगैरह में आप देखिए गायब से मूवेबल हैं, वो उसको घुमा सकते हैं। हमारे में इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे में हाथ सारे फंक्शन करने लगा है, इसीलिए ईयर मसल्स भी क्या हो गई हैं? यहाँ पर वेस्टिजियल फॉर्म में चली गई हैं। इसके अलावा विजडम टीथ देख लीजिए आप। विजडम टीथ, ये क्या होता है? हमारा थर्ड मोलर है, जो तीसरा मोलर दंत है वो विजडम टीथ कहलाता है। इसका विजडम से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये यहाँ पर वेस्टिजियल फॉर्म में रह गया है, अवशेषी अंग के रूप में। कोई फंक्शनलेस हो गया, कोई फंक्शन नहीं, वहाँ तक फूड नहीं जा पाता इतने कॉर्नर तक, ठीक है ना। आपको पता है ये हमारा दंत विन्यास है। ये 2 इंसीजर हो गए, फिर ये कैनाइन हो गया, ये 2 प्री मोलर हो गए, और ये 1 2 3 ये है थर्ड मोलर। ये वेस्टिजियल हो गया, हर कोने पर एक एक, ये ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर कौन सा? हमारी इंटेस्टाइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था पहले हमारे एंसेस्टर्स, जो इन्हें आप एप कह सकते हैं आप, कपी, वो अभी भी हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं। तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता था जो पहले सेलुलोज का डाइजेशन करता था। वो उसमें क्योंकि सेलुलेज एंजाइम पाया जाता था, तो उसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हमारे इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट पर पाया जाता था। इसमें पहले सेलुलेज डाइजेस्टिंग एंजाइम था, धीमे धीमे हम लोग हर्बीवोरस से क्या हो गए? ओमनीवोरस हो गए, इसलिए इसका फंक्शन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर विंग्स ऑफ किसमें? फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स में आपका एमू है, रिया है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, एप्टेरिक्स है, ठीक है। ये सब फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? फ्लाइटलेस होते हैं या अवशेषी अंग में होते हैं। इसके अलावा जो स्नेक्स में लेग्स आप देख लीजिए, लेग्स इन स्नेक,
सांपों में जो पैर हैं वो भी क्या हो गए हैं, वेस्टिजल फॉर्म में पाए जाते हैं, अवशेषीय अंग के रूप में, क्योंकि अब उनका कोई भी फंक्शन नहीं रह गया, जबकि पहले वो कैसे थे, फंक्शनल थे। तो ये जितने भी आप वेस्टिजल ऑर्गन्स देख रहे हैं, अवशेषीय अंग, जो अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते थे, अब उनका कोई रोल नहीं रह गया है। और एक और देख सकते हैं आप, निपल्स इन मैन, निपल्स इन मैन, ठीक है ना, मेल ही होता है मैन, लेकिन उसमें निपल्स जो पाई जा रही है वो भी यहाँ पर है। कॉकिक्स, ठीक है, रूडिमेंट्री टेल, इसी से पहले टेल डेवलप होती थी, ये भी अब वेस्टिजल फॉर्म में आ गया है। ये सब ये शो करते हैं कि हाँ, दीज आर द एविडेंसेस कि इनसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है मॉडर्न एनिमल्स का। अब हम आते हैं इसमें वेस्टिजल ऑर्गन्स के बाद कनेक्टिंग लिंक्स में। कनेक्टिंग लिंक्स, संयोजक कड़ियां कहते हैं, या संयोजक कड़ी, ये क्या है? देखिए, जो जब डेवलपमेंट होता है, अगर आप एनिमल्स का देख लें तो एनिमल्स में फाइलम आया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से बना पोरीफेरा, पोरीफेरा से बना निडेरिया, निडेरिया से बना प्लेटीहेल्मिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लेटीहेल्मिया से बाद क्या बना यहाँ पर, नेमेटोडा, नेमेटोडा के बाद क्या बना, एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का, मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा से कॉर्डेटा। इस तरह से जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, तो अब जब प्रोटोजोआ से सीधे सीधे पोरीफेरा तो नहीं बन गया होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, तो धीमे धीमे ऐसे इंडिविजुअल्स बने होंगे जिनमें प्रोटोजोआ कैरेक्टर कम होने लगे होंगे और पोरीफेरा के बढ़ने लगे होंगे। तो अगर इसके बीच का कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाए, दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक। तो क्या है कनेक्टिंग लिंक? दे कनेक्ट द टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप को आपस में जोड़ रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक्स थे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक्स है, कॉर्डेटा में 5 वर्ग होते हैं। एक होता है पिसेस, दूसरा है एम्फीबिया, तीसरा है रेप्टिलिया, फिर चौथा है एव्स, पांचवा है मैमल्स। तो रेप्टिलिया और एव्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक एक मिला है आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स। ये क्या है? यहाँ पर फॉसिल बर्ड है और कनेक्टिंग लिंक भी है। ये कनेक्टिंग लिंक ये शो करता है दैट एव्स हैव अराइव्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स की तरह का इसमें क्या पाया जाता है? माउथ में टीथ पाए जाते हैं, दांत, और क्लॉज पाए जाते हैं पंजों में, ठीक, और रफ स्किन होती है, लेकिन एव्स की तरह इसमें क्या थे? विंग्स थे। तो ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर्कियोपेटेरिक्स है। और आर्कियोपेटेरिक्स में आप अगर नाम देखें तो जो आर्कियो बने होता है एंशिएंट, प्राचीन, और पेटेरिक्स जो वर्ड बना है वो बना है किससे? विंग्स से। विंग्स बर्ड्स में ही होते हैं, प्राचीन पक्षी है। इसी तरह से रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का इसका और इसका जो कनेक्टिंग लिंक है वो है प्रोटोथीरिया। हम यहाँ से और नीचे ले जा रहे हैं इसको समझाने के लिए। क्या है? प्रोटोथीरिया। ऐसे ना करें, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ऊपर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। प्रोटोथीरिया, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल का और मैमल्स के बीच का क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है। अब प्रोटोथीरिया में रेप्टाइल्स की तरह एग लेइंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? यहाँ पर डक बिल प्लेटिपस। परंतु कुछ लक्षण किसके पाए जाते हैं? मैमल्स में पाए जाते हैं, इसलिए भी कनेक्टिंग लिंक हो गया। फिर इसके बाद एक आता है बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस, ये भी है कनेक्टिंग लिंक है, लिंक बिटवीन हेमिकॉर्डेटा एंड
कॉर्डेटा। हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है बेरनोग्लोसस। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एक है पेरिपेटस। पेरिपेटस में क्या है, ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है। एनिलिडा की तरह इसके शरीर में सेगमेंटेड बॉडी होती है, शरीर इसका नेफिडिया पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा की तरह इसमें क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये पेरिपेटस हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक नियोप्लाइना है, एक प्रोटोस्पंजिया है। प्रोटोस्पंजिया ये यहाँ पर प्रोटोजोआ प्लस पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक है। ये कनेक्टिंग लिंक ये बताते हैं कि इस ग्रुप से इस ग्रुप की क्या हुई है, ओरिजिन हुई है। फिर इसके बाद प्रोटोजोआ पोरीफेरा के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर प्रोटोस्पंजिया के बाद आप यूग्लिना ले लीजिए। ये क्या है, एनिमल वर्सेस प्लांट, एनिमल और प्लांट की कनेक्टिंग लिंक है। तो ये सारे कनेक्टिंग लिंक्स हमको बताते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स की स्टडी करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। किसमें आते हैं, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। जब तक वो फीटल स्टेज में है, बॉडी के अंदर है, इन द केस ऑफ एनिमल, तब तक उसको एम्ब्रॉय कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रॉय में यहाँ पर जो वो एक साइंटिस्ट हुए वॉन बेयर, तो वॉन बेयर ने यहाँ पर एक और इनको नाम दिया गया है फादर ऑफ, क्या कहते हैं इनको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, तो ये फादर ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या एक और नाम दिया गया है यहाँ पर कि क्या है, फादर ऑफ एम्ब्रॉयलॉजी। मॉडर्न एम्ब्रॉयलॉजी, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता हैं, या यहाँ पर विकासीय जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। अब इन्होंने, वॉन बेयर ने अपना रूल दिया है कि यहाँ पर कि जनरलाइज्ड कैरेक्टर पहले डेवलप होते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू वॉन बेयर, इन इंडिविजुअल्स generalized character develop first, then others, then other characters। कि जो सबसे जनरल करेक्टर होता है वो पहले डेवलप होता है, बाकी बाद में होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए इनवर्टिब्रेट्स, अगर किसी वर्टिब्रेट का डेवलपमेंट आप देख रहे हो इनवर्टिब्रेट्स, तो क्या होगा, नोटोकॉर्ड, या इसी को कहते हैं यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम डेवलप फर्स्ट एंड देन विंग्स इन बर्ड्स। ये यहाँ पर वॉन बेयर ने रूल दिया। अब इस वॉन बेयर के बाद एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को और ज़्यादा सपोर्ट किया किसने, अर्स्ट हैकल ने, अर्स्ट हैकल। इन्होंने एक रूल दिया यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, कि ओंटोजेनी का मतलब है व्यक्तिवृत्त, माने यहाँ पर टोटल लाइफ स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ
हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिकैपिटलाइज मैंने लाइफ हिस्ट्री ऑफ पूरा ग्रुप। माने व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त को दोहराता है। किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन काल में वही सारे इवेंट्स और सारी स्टेजेस आती हैं जो उसके एंसेस्टर्स में, उसके पूर्वजों में, उसकी पीढ़ियों में सारे कैरेक्टर्स आए होंगे, स्टेज आई होंगी, वही यहाँ पर उसकी जनरेशन में आएंगी। ये बायोजेनेटिक लॉ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बट वॉन बेयर मॉडिफाइड बायोजेनेटिक लॉ। उन्होंने कहा कि इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली the embryonic stages या events recapitulates not the adult traits of एंसेस्टर। पूर्वजों के जो बाद की स्टेज के लक्षण वो नहीं आए होंगे, केवल यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनिक स्टेज जो रही होंगी एंसेस्टर्स की, वो क्या करती हैं, रिकैपिटुलेट्स करती हैं। और इसी को इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, वॉन बेयर ने मॉडिफाइड रूल दिया। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है, एग्जाम्पल सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा यहाँ पर, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऑल द स्टेजेस कम्स इन सीक्वेंस। एक निश्चित सीक्वेंस में सारे जितनी भी स्टेजेस होंगी वो सारे ऑर्गेनिजम्स में आएंगी। इसे यहाँ पर वॉन बेयर ने मॉडिफाइड किया था। और इसके अलावा जो हमें यहाँ पर वॉन बेयर ने जो रूल दिया है कि आप देखिए कि जो जर्म लेयर्स थी, ठीक है, वो सारी जर्म लेयर्स का भी फंक्शन या फेट पहले ही तय हो जाता है। एज वेल एज आप एक और देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट में कि हर्ट डेवलपमेंट आप देख लीजिए, हर्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप पिसेस ले लीजिए, एम्फीबिया ले लीजिए, रेप्टिलिया ले लीजिए, एप्स ले लीजिए और मैमल्स ले लीजिए। यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हर्ट था, कितना, 2 चैम्बर्ड, ठीक है, हर्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर कैसा था, 3 चैम्बर्ड। यहाँ पर कैसा था, इनकम्प्लीटली, ठीक है, 4 चैम्बर्ड। और इन दोनों में कैसा था, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड था, ठीक है। हार्ट का डेवलपमेंट देख लीजिए, एज वेल एज फेट ऑफ जर्म लेयर्स देख लीजिए। फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स देख लीजिए, चाहे, है ना, कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसी तरह से ईयर का डेवलपमेंट देख लीजिए, ईयर डेवलपमेंट, ठीक है। जो पिसेस होते हैं मत्स्य वर्ग, उसमें केवल इंटरनल ईयर डेवलप होता है, इंटरनल ईयर। पिसेस के बाद हम आते हैं एम्फीबिया में। किस में आते हैं, एम्फीबिया में। इसमें इंटरनल के साथ साथ इंटरनल प्लस मिडिल डेवलप हो जाता है। और फिर हम जब आते हैं लास्ट में मैमल्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर इंटरनल भी होता है प्लस मिडिल ईयर भी होता है
प्लस एक्सटर्नल ईयर भी होता है, सबका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप गिल्स में देख सकते हैं और इसी तरह से किडनी में देख सकते हैं यहाँ पर कि किडनी में डेवलपमेंट देख लीजिए। मीसोनेफ्रॉस से किस में कन्वर्ट होती है? मेटानेफ्रॉस में। मीसोनेफ्रॉस किस में होता है? यहाँ पर पिसेस में होता है एंड एम्फीबियंस में होता है, उभयचर में। और जो मेटानेफ्रॉस किडनी है यहाँ पर वो किस में है? रेप्टाइल्स में है, एव्स में है और मैमल्स में है। ये सारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ये शो करते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है और जैव विकास के थ्रू क्या क्या चेंजेस ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं। अब हम आते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस ये वास्तव में जिन शब्द से मिलकर बना है, एक तो पैलियोस, ओंटो। पैलियोस माने होता है एंशिएंट, प्राचीन। ओंटो मीन्स होता है इंडिविजुअल, प्राचीन जीव। और प्राचीन जीव को ही हम सामान्य भाषा में कहते हैं फॉसिल्स, हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। ये भी एविडेंसेस हैं कि हाँ वास्तव में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। कैसे एविडेंसेस हैं ये? कि जो फॉसिल होता है जीवाश्म, फॉसिल का मतलब होता है समथिंग डगअप, समथिंग डगअप, कुछ चीज खोद के निकालना, या फिर कह सकते हैं यहां पर फुटप्रिंट। तो रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कुछ पार्ट रहे, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के कुछ न कुछ अवशेष है ना, ठीक है, या फिर फुटप्रिंट, कास्ट, मोल्ड, ठीक है, होल बॉडी सच एज उली ममूथ, ठीक है, और कॉप्रोलाइट्स, बरीड, ठीक है, इन रॉक, सॉइल, आइस एटसेट्रा आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी जॉर्ज क्यूवियर, जॉर्ज क्यूवियर फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, एज वेल एज लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, दीज आर आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। ये क्या थे? आर्किटेक्ट भी थे, पेंटर भी थे, स्केचर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे, बहुत सारे फंक्शन इनके हैं। मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है, तो ये भी यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। अब जो जीवाश्म बनते कैसे हैं और मॉडर्न टाइम में भी क्या बनते हैं, तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। आपको पता है कि जो एंशिएंट एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ड्यू टू reducing atmosphere in ancient time, प्राचीन समय में fossils are formed। इसी कारण से फॉसिल बने हैं। मॉडर्न टाइम में ऑक्सीडाइजिंग है कंडीशन है, तो तुरंत उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, तो फॉसिल्स मोस्टली नहीं बन पाते हैं। और जो फॉसिल्स बने हैं
वो क्या हो गए हैं, इन रॉक्स। ज़्यादातर फॉसिल्स रॉक में हैं, ठीक है। इन किस में है, आइस में है, बर्फ़ में या स्नो में कह सकते हैं, अंबर के फॉर्म में हो सकते हैं। और ड्यू टू द सेडिमेंटेशन, जो रॉक में बने हैं वो कैसे बने हैं, ड्यू टू सेडिमेंटेशन। अब इनसे फॉसिल से कैसे पता लगता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। आप रॉक्स में देखिए, ये एक रॉक है, रॉक में वेरियस लेयर्स हैं। आपको पता है कि चट्टानें कैसे बनी हैं। जो यहाँ पर जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो सी वाटर में हुई है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई और उसके ऊपर सैंड की लेयर चढ़ गई, बालू की एक परत बन गई, कुछ समय पश्चात वो हार्ड हो गई, फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, उसके ऊपर फिर बालू की लेयर बन गई। तो दीज आर द रॉक लेयर्स। तो ये रॉक लेयर्स रॉक में बदल गया, कब, बालू बाद में रॉक में कन्वर्ट हो गई, सैंड। तो रॉक लेयर्स में जो लोअर लेयर्स हैं, द लोअर लेयर्स, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म या फॉसिल हैं वो यहाँ पर कंटेन्स सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए गए वो सिंपल और क्या थे, यूनिसेलुलर थे। ये जो अपर लेयर्स हैं, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पर फॉसिल्स ऑफ मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इससे क्या प्रूव हो रहा है, ऐसे प्रूव हो रहा है कि सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म था, यूनिसेलुलर था। धीमे धीमे यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो सिंपल ऑर्गेनिज्म से हाईली कॉम्प्लिकेटेड या डेवलप होते गए ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है रॉक्स में, दैट इज द डायरेक्ट एविडेंस विच इंडिकेट्स दैट द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। जैव विकास को ये शो करता है। इसका मतलब है कि अर्थ की हिस्ट्री में लाइफ की ओरिजिन के समय से शुरुआत में लोअर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर थे, और बाद में मल्टीसेलुलर बने। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो या मिलियंस ऑफ ईयर्स में सिंपल लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है, यही क्या है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। और यही जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, यही पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। अब एवोल्यूशन में जो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो कास्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, मोल्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, अंबर में पूरा ऑर्गेनिज्म डूब जाता है, और एक वूली ममूथ पाया गया, वूली ममूथ इन आइस, अंटार्कटिका में, पूरा एज इट इज। इसका मतलब है कोई पार्ट उसका डैमेज नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि ओनली हार्ड पार्ट केवल क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है, कास्ट के फॉर्म में। कभी कभी केवल फुटप्रिंट बनता है, यहाँ पर केवल निशान पड़ता है, बाकी जो है उस सारा पार्ट क्या हो जाता है, सॉफ्टर पार्ट तो वैसे भी डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो दीज आर द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इसके बाद हम आते हैं एटाविज्म में। हिंदी में कहते हैं पूर्वजता। क्या है एविडेंस पूर्वजता, कि जो भी यहाँ पर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना, अपीयरेंस ऑफ या रीअपीयरेंस कर दें ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टेल बेबी, किसी छोटा बच्चा कोई नवजात पैदा हो उसमें अगर छोटी सी टेल पाई गई, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, ये भी एटाविज्म है। इसके अलावा लॉयन बेबी। अब लॉयन बेबी का मतलब है पूरे शरीर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ डेंस बॉडी हेयर्स। बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा संख्या में घने पाए जाएंगे तो लॉयन बेबी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैनाइन, जो कैनाइन दांत है हमारे में, है ना, कम जो है शार्प हो गया। पहले अभी भी आप कार्निवोरस में देखिए, कुत्ते वगैरह में बहुत पॉइंटेड और शार्प होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैनाइन, किसी किसी में बाहर निकले होते हैं, खराब लगते हैं दांत देखने में, ठीक। ये भी यहाँ पर क्या है, एटाविज्म पूर्वजता का लक्षण है। कुछ लोगों में यहाँ पर जो हमारा पिन्ना है, इसकी जो ईयर मसल्स हैं वो फिर से क्या हो गई, एक्टिव हो गई हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्टिवेटेड
ऑरिकुलर मसल्स, ये पूर्वावस्था का लक्षण है इन पिन्ना। ठीक है, तो ये सब एटाविज्म है पूर्वावस्था में। अब जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स अगर फिर से डेवलप हो रहे हैं तो ये शो कर रहे हैं कि हाँ एटाविज्म में फिर से पूर्वजों के लक्षण आ सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर इससे पहले हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ रहे थे, उसमें जो जीवाश्मों की एज निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी नोन बाई U238 उपयोग कर सकते हैं, K40 का उपयोग कर सकते हैं, C14 का उपयोग कर सकते हैं, और एक होता है यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर। ठीक है, तो एक थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस से यहाँ पर एज ऑफ फॉसिल निकाल सकते हैं। तो ये जो थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर एक थर्मोल्यूमिनेसेंट मेथड है, एक है थर्मोल्यूमिनेसेंट मेथड, ल्यूमिनेसेंट मेथड। इस मेथड की खासियत ये है कि ये यहाँ पर यूज्ड फॉर क्वार्ट्ज, ठीक है, फिर इसके बाद फेल्सपार, मिका एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के मिनरल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ऑन हीटिंग द एमिशन ऑफ हीट एंड लाइट, एमिशन ऑफ हीट एंड लाइट बाई, क्या कर सकते हैं ऐसा, कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी, बाई कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड लाइट, द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड, द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड। और डिटेल में हमारे में नहीं है, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया किन किन मेथड से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एज ऑफ फॉसिल निकाल सकते हैं। अब एटाविज्म के बाद, पूर्वावस्था से प्रमाण के बाद, आप जो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उसमें जो हॉर्स का एवोल्यूशन है, वो हॉर्स का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो भी हमारे पास प्रमाण है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एविडेंसेस, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस, जैव विकास का प्रमाण है, ये भी है क्या है। फिर उसके बायोलॉजिकल एविडेंसेस में आप देखिए कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन, प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट इंडिविजुअल्स हैं सभी में यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है, एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, इसी का दूसरा नाम है, हम यहाँ पर इसको कहते हैं एमाइलेज, इन ऑल वर्टिब्रेट्स। सभी जीवों में ट्रिप्सिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, अमीबा से लेकर के प्रोटोजोआ में, फ्रॉम फाइलम प्रोटोजोआ टू कॉर्डेटा, सभी जीवों में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी यहाँ पर बायोकेमिकल एविडेंस है कि सभी जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स से हुई है धीमे धीमे मॉडिफिकेशन के द्वारा। फिर इसके बाद अगर आप एंटी ह्यूमन टेस्ट देखें, एंटी ह्यूमन सीरम टेस्ट shows the affinity to chimpanzee
चिंपैंजी से हमारा जो सीरम है वो क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है, जो ये बताता है कि हाँ हम लोग चिंपैंजी से डेवलप हुए हैं शायद, परहैप्स। तो ये भी यहाँ पर बायोकेमिकल एविडेंसेस है। इसके अलावा रोडाप्सिन जो पिगमेंट है, एटीपी है, एटीपी इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में एटीपी पाया जाता है। इसके अलावा रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन विजुअल पिगमेंट, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ये सारे एविडेंसेस ये शो करते हैं कि हाँ सभी जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर क्या हुई है, एक ऑर्गेनिज्म से हुई है। उसके बाद धीमे धीमे मॉडिफिकेशन के द्वारा, इसका मतलब है कि शुरू से डाइवर्सिटी प्रेजेंट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ओरिजिन के समय ही लाखों करोड़ों प्रकार की प्रजातियाँ थी, नहीं। एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, उससे धीमे धीमे चेंजेस के द्वारा, मॉडिफिकेशन के द्वारा, एविडेंसेस कलेक्ट करते करते हम आज बता पा रहे हैं कि वास्तव में ये सारे एविडेंसेस हैं जिससे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, और ये रुका नहीं है। ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अभी इसी तरह चलता रहेगा और इन फ्यूचर में अभी और भी चेंजेस होंगे। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हमने अभी पढ़ा, अब इसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बाद हम आते हैं कि वास्तव में इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को देखें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। इससे पहले कि हम थ्योरी पढ़ें, एवोल्यूशन जो एविडेंसेस हैं उन प्रमाणों के आधार पर लैमार्क ने, डार्विन ने, इन सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। लेकिन थ्योरी पढ़ने के पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हिंदी में कहते हैं भूवैज्ञानिक समय सारणी। इसमें जो लार्जेस्ट टाइम यूनिट है, यहाँ पर लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या है, यहाँ पर बताइए। विभिन्न तरह का जो बिगेस्ट स्माइल यूनिट है वो एरा एंड एपोक है, एरा। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, टाइम यूनिट, ये भी टाइम यूनिट है, वो क्या है, एपोक। अब भूवैज्ञानिक समय सारणी पृथ्वी की ओरिजिन से लेकर के और अभी तक के पूरे समय सारणी को 5 एराज में क्या किया है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये जो पांचों एरा हैं यहाँ पर आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक। तो ये जो एरा कौन कौन से हैं, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। तो आप देख रहे हैं जो कि आर्कियोजोइक हो गया, प्रोटीरोजोइक हो गया, पैलियोजोइक हो गया। इसमें यहाँ पर प्रोटीरो को यहाँ ले जाएं, प्रोटेरोजोइक, ठीक है, और पैलियो को यहाँ ले आए, हैं अभी भी 5। अब आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को मिलाकर कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, और बाकी पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, तो ये लाइफ की ओरिजिन के समय से जितना टाइम यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सब यहाँ पर है। हमें यहाँ पर आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को जो प्री कैम्ब्रियन एरा है उसको छोड़ करके हमें क्या पढ़ लेना है, यहाँ पर बाकी 3 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो एरा ड्यूरेशन हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एरा। ठीक है, एरा मतलब है सबसे बड़ा जो टाइम यूनिट का कल्प है। ठीक, फिर उसके बाद पीरियड, फिर एपोक, फिर एनिमल फॉर्म कौन कौन से हैं और प्लांट फॉर्म कौन कौन से हैं। तो एनिमल वर्सेस प्लांट्स दोनों एक साथ कर देते हैं हम यहाँ पर। अब एरा कौन सा है, पीरियड का मतलब है कितने समय तक वो रहा, और एरा के साथ साथ हम क्या ले लें यहाँ पर, ड्यूरेशन।
तो सबसे पहले हमने ले लिया प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक, अब चूंकि प्री कैम्ब्रियन में हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन सा दो जुड़े हुए हैं हमारे, ये प्रोटीरोजोइक जुड़ा हुआ है इसमें, और कौन सा जुड़ा हुआ है, आर्कियोजोइक जुड़ा हुआ है। तो इसमें यहां पर आर्कियोजोइक प्लस प्रोटेरोजोइक, ये दोनों को इसमें ऐड कर दिया। अब जब ऐड कर दिया है तो ये जो एरा था ये अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स एगो का था, 4 बिलियन ईयर्स का। अब ये जो 4 बिलियन ईयर्स का था एरा, इस 4 बिलियन ईयर्स में जो एनिमल और प्लांट्स थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स थे और मैराइन वर्टिब्रेट्स थे। इसमें प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए, यूकैरियोट्स डेवलप हुए और इनवर्टिब्रेट्स डेवलप हुए और मैराइन एल्गी डेवलप हुई, मैराइन एल्गा डेवलप हुआ। केवल इतना डेवलपमेंट इसमें हुआ। इसके बाद प्रोटीरोजोइक, और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में कौन सा, पैलियोजोइक। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड शुरू होता है, पैलियोजोइक एरा। ठीक है, अभी जो पैलियोजोइक एरा था इन्होंने सबको टाइम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पैलियोजोइक 300 मिलियन ईयर्स का था। कितना था अप्रॉक्सीमेटली, 300 मिलियन ईयर्स का। अब इसमें पैलियोजोइक को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, जो इसके पीरियड थे ये 5 पीरियड डिवाइड कर दिया। तो अब जब मैं डिवाइड किया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, आपको दिख रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है, सिल्यूरियन, डिवोनियन, डिवोनियन। अब इन सब का आपको अलग अलग टाइमिंग याद करने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिफेरस और पर्मियन, दीज आर द पीरियड्स। तो कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस है और क्या है यहाँ पर, पर्मियन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल और प्लांट्स इसमें डेवलप हुए हैं। एपोक कुछ है नहीं है। तो यहाँ पर जो मोलस्क, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, फिर यहाँ पर वर्टिब्रेट ग्रुप है, इस वाले में आर्थ्रोपोड है, मोलस्का है, ठीक है, और मैराइन एल्गा है। इस वाले में क्या हुआ, फर्स्ट वर्टिब्रेट, सबसे पहला वर्टिब्रेट ऑर्डोविशियन में डेवलप हुआ। और फर्स्ट वर्टिब्रेट के साथ साथ अभी भी मैराइन एल्गा ही था। फिर इसमें यहाँ पर जॉड फिशेस डेवलप हुई और मैराइन एल्गा ही था, जॉड फिशेस। ठीक है, अब मेनली एनिमल के साथ साथ जो प्लांट्स डेवलप होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो सिल्यूरियन में क्या हुआ, जॉड फिशेस आई, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, टेरिडोफाइट्स आ गए। ये है गोल्डन एज ऑफ फिशेस, गोल्डन एज ऑफ फिशेस। सबसे ज़्यादा फिशेस यहाँ पर डेवलप हुई इस एज में, डिवोनियन में, गोल्डन एज। फिर इसके बाद यहाँ पर अभी भी टेरिडोफाइट्स ही डेवलप हो रहे हैं। अब कार्बोनिफेरस से इसे जंगल युग कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट डेवलप हुए, फॉरेस्ट डेवलप हुए। तो यहाँ पर एम्फीबियंस भी डेवलप हुए और कोल माइंस हुए, ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। एम्फीबियंस, सिमोरियंस और ट्रीज, कोल माइंस सब डेवलप कर गई कार्बोनिफेरस में। और इसका जो लास्ट पीरियड है किसका, पैलियोजोइक का, वो कौन सा है, पर्मियन है। उसमें मैमल लाइक रेप्टाइल्स हैं और कोनिफेरस हैं। मैमल
लाइक रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म कोनिफर्स, ये सब डेवलप कर गए। अब पैलियोजोइक के बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये दो पहले यहाँ हो गए थे, ठीक है ना, ये कौन सा था, थर्ड हो गया था। देखिए पैलियोजोइक, यहाँ तक आपका बोर्ड में क्लियर आ रहा है ना, दब तो नहीं रहा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कौन सा, मीसोजोइक। मीसोजोइक जो महाकल्प था, मध्यजोइक भी इसको कहते हैं, ये 180 मिलियन ईयर्स का था, 180 मिलियन ईयर्स। और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 3 पार्ट में किया था, समझ रहे हैं, 3 पीरियड में, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। कौन कौन सा था, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक में डायनासोर्स और रेप्टाइल्स डेवलप हुए थे, रेप्टाइल्स डेवलप्ड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में रेप्टाइल्स पाए गए और फर्स्ट मैमेलियन ग्रुप भी पाया गया, और जिम्नोस्पर्म तो थे ही, फर्स्ट मैमल डेवलप हुआ और जिम्नोस्पर्म थे। जुरैसिक को कहते हैं यहाँ पर गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का भी गोल्डन एज था ये, जुरैसिक। और इसके बाद क्रिटेशियस में क्या हुआ कि यहाँ पर डायनासोर्स जो थे, रेप्टाइल्स में जो डायनासोर थे वो यहाँ पर क्या हो गए, डैमेज होना शुरू हुआ, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स। तो रेप्टाइल्स में मेनली कौन से थे, यहाँ पर डायनासोर्स थे, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स क्या हो गया, एक्सटेंट हो गए। ये हो गया मीसोजोइक एरा। अब मीसोजोइक एरा के बाद, अब इधर जगह नहीं है, नीचे आपको दिखे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, लास्ट का रह गया कौन सा, सीनोजोइक। सीनोजोइक एरा, पांचवा सीनोजोइक एरा, ठीक है। नूतन काल भी इसको कहते हैं, आधुनिक महाकल्प भी कहते हैं, एरा माने महाकल्प। अब इसको 2 पार्ट में बांट दिया इन्होंने, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलियन ईयर्स का था, इसको 2 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सा, क्वाटरनरी और टर्शरी। तो जो टर्शरी क्वाटरनरी था, आप देखिए यहाँ पर टर्शरी, और इसको और नीचे ले जाएं, क्वाटरनरी, ठीक। देखिए जो टर्शरी क्वाटरनरी है ये वास्तव में पीरियड था। अब इसमें एपॉक का नाम अभी तक नहीं आया, अब आएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, हम एपॉक को यहां ले आते हैं। अब एनिमल और प्लस प्लांट लाइफ हो जाएगी यहां पर। इसमें जो एपॉक थे, अब इसी एपॉक में हॉर्स की क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुआ था। हॉर्स की अनेक वैरायटी से पाई जाएंगी। तो पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन। तो देखिए आप नाम, पैलियोसिन, ये एपॉक है। एपॉक का मतलब है यहाँ पर बहुत छोटा टाइम पीरियड हो गया। इयोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन। फिर इसके बाद आता है ओलिगोसिन के बाद कौन सा, मायोसिन और प्लायोसिन। मायोसिन और प्लायोसिन। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्वाटरनरी में।
तो जो क्वार्टरनी के जो पीरियड थे या इपॉक थे, सॉरी क्वार्टरनी खुद ही पीरियड का नाम है, उसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन है। उसमें कौन सा है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, तो अब ये जो एपॉक है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, आपको देखना है इसमें कि केवल थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। जो यहाँ पर इंसेक्टोस मैमल्स डेवलप हुए, एंजियोस्पर्म आ गए हैं। इंसेक्टिवोरस मैमल्स प्लस एंजियोस्पर्म। अभी तक आवृतबीजी पौधे थे, लेकिन क्या थे? कम संख्या में थे, तो पैलियोसीन में आए। उसके बाद इयोसीन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? इयोहिप्पस आ जाएगा या होफ्ड एनिमल्स आ जाएंगे, फिर मंकी एप्स आ जाएंगे। इसमें क्या आया? होफ्ड मैमल्स। ठीक है, माने हॉर्स। फिर क्या आ गया इसमें? एप्स आ गए, मंकी आ गए। फिर हम आते हैं मायोसीन। देखिए हॉर्स का तो डेवलपमेंट सब में चलता रहा, तो जैसे ही हम यहाँ पर मायोसीन में आते हैं तो एप या मैन आ जाता है, और अभी तक मंकी और एप आए हैं उसमें। अब उसके बाद मैन आएगा, फिर प्री मैन आएगा, एप लाइक मैन, फिर उसके बाद प्री मैन। ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि मनुष्य में कैटेगरी प्रागैतिहासिक मानव और ये मानव, तो प्री मैन डेवलप हुआ। अब इसके बाद जो प्लीस्टोसीन है उसमें ह्यूमन आता है और मॉडर्न मैन आता है और चलते हैं। ये है यहाँ पर ह्यूमन डेवलप्ड, मॉडर्न मैन जिसको कहते हैं, मॉडर्न मैन। और यही अभी चल रहा है जिसमें मॉडर्न मैन क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। तो दीज आर द 5 एराज। एराज में जो पीरियड थे, पीरियड टर्शियरी क्वार्टरनी, लास्ट सीनोजोइक का, उसमें एपॉक हो गए। अब इसमें आप अगली टॉपिक में स्टडी करेंगे कि कैसे यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, लैमार्क ने अपनी थ्योरी दी है, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी है, ह्यूगो डिवीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है। इन थ्योरीज को हम नेक्स्ट टॉपिक डेवलप करेंगे। ठीक है, लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।